यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के दौरान जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान बहुत सी जगहों के नाम आपके सामने आते हैं। इन जगहों की सही लोकेशन मैप के आधार पर जानना, मानचित्र में इनकी सही लोकेशन के बारे में पता करना और साथ ही इनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में जानना यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए खासा महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए हर सप्ताह हम आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह में जितनी भी खास जगह होती हैं जो लगातार चर्चा में रही हैं, न्यूज़पेपर का हिस्सा रही हैं, उन पर कुछ प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आते हैं ताकि उनकी सही ज्योग्राफिकल लोकेशन के साथ साथ उनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में आप जान जाएं। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। पिछले प्रोग्राम के अभ्यास प्रश्न क्या था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 8.18 गीगावाट वर्ष 2024 के अनुसार है। दूसरा कथन है, वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं। आपको क्या बताना है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? यहां पर जो दोनों कथन दिए गए हैं ये दोनों ही कथन आपके सामने बिल्कुल सही हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता वर्ष 2024 के आंकड़ों के अनुसार 8.18 गीगावाट है, जिसका लक्ष्य वर्ष 2031-32 तक 22.48 गीगावाट और वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट निर्धारित किया गया है। इस प्रकार से कथन एक सही हो जाता है और यहां दो लक्ष्यों का भी आपको पता लग गया। वर्ष 2031-32 तक क्या लक्ष्य है और वर्ष 2047 तक जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे उस समय तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। किससे संबंधित? परमाणु ऊर्जा क्षमता से संबंधित। साथ ही भारत के 6 राज्य हैं जहां पर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कार्यरत हैं। ये राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनकी अवस्थिति आप मैप में देख सकते हैं जहां पर भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स काम करते हैं। ये 6 राज्य यहां पर दिए हुए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तमिलनाडु। कौन कौन से महत्वपूर्ण एटॉमिक पावर प्लांट यहां पर स्थित है? जैसे नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में स्थित है, यहां पर आप इसकी स्थिति देख सकते हैं। इसी प्रकार से कोटा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट स्थित है। अगर हम गुजरात की बात करें तो वहां पर काकरापार एटॉमिक पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट है। इसके अलावा कर्नाटका में कैगा जेनरेटिंग स्टेशन है और इसके अलावा तमिलनाडु में मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट कलपक्कम में है और कुडनकलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी वहीं पर तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से ये 6 राज्य हैं जहां पर भारत के एटॉमिक पावर प्लांट स्थित हैं। एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के माध्यम से आपको इसका पता लग गया है। अब आपके सामने पहला प्रश्न है और पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है यहाँ पर। पहला कथन क्या है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व उत्तर में बनास नदी और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। यह आपका पहला कथन है। दूसरा कथन है, वर्ष 2023 की बाघ गणना के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 71 बाघ और उनके शावक हैं, यानी बाघों और शावकों को मिलाकर के उनकी संख्या कुल 71 है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ऑप्शन आपके सामने क्या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। क्या होगा इसका सही उत्तर? यहां पर ये जो दोनों ही कथन दिए गए हैं ये दोनों सही कथन है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व उत्तर में बनास नदी से घिरा हुआ है और दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है और वर्ष 2023 की बाघ गणना के अनुसार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की जो संख्या है उनके शावकों सहित 71 है। तो यहां पर ये दोनों ही कथन सही दिए गए हैं। ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों आया है? चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर जो एक्सप्रेसवे है दिल्ली मुंबई, उस पर भारतमाला परियोजना के तहत एक बड़े पैमाने पर पशु ओवरपास का निर्माण किया जा रहा है। पशु ओवरपास का मतलब क्या हुआ? पशु ओवरपास वहां पर बनाया जाता है जहां पर जिस क्षेत्र में पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना ज्यादा हो और अगर वहां पर किसी भी तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना जैसे सड़क निर्माण होता है तो पशुओं का आवागमन अपने ही क्षेत्र में सिकुड़ता चला जाता है और इसलिए उनका आवासीय क्षेत्र विखंडित होता है, जिससे उनकी संख्या पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए अगर हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का निर्माण करते हुए वहां पर पशु ओवरपास बनाए
यानी पशुओं के लिए एक वैसा ही आवागमन का रास्ता बनाएं जैसा नेचुरल हो, तो वहां उनकी गतिविधियां किसी भी प्रकार से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होती है, उनका आवासीय विखंडन नहीं होता, उनका हैबिटेट सिकुड़ता नहीं है, उनकी संख्या कम नहीं होती है। इसलिए पशु ओवरपास बनाना इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के दौरान बेहद खास हो जाता है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर भारतमाला परियोजना के तहत पहले बड़े पैमाने पर पशु ओवरपास का निर्माण रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वन्यजीव सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके इसलिए किया गया है। जब हम बफर जोन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, मान लिया कोई टाइगर रिजर्व है, उसका सबसे अंदरूनी क्षेत्र जहां पर वन्य जीवों की संख्या सबसे ज्यादा है, जहां पर वन्य संसाधनों ज्यादा सघन रूप में है, उसको हम कोर एरिया के नाम से संबोधित करते हैं। और कोर एरिया के जो चारों तरफ का क्षेत्र होता है उसको हम बफर जोन के नाम से जानते हैं। सामान्यतः कोर एरिया बहुत ही कम, जो बफर जोन का एरिया होता है वो कोर एरिया से सामान्यतः ज्यादा होता है, क्योंकि ये इसके चारों ओर का क्षेत्र होता है तो इसका क्षेत्रफल ज्यादा हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सघन गतिविधियां वन्य जीवों की और प्राकृतिक संसाधनों की आप यहां पर देखेंगे कोर एरिया। तो कोर एरिया में तो किसी प्रकार के निर्माण की अनुमति है ही नहीं। और बफर जोन में अगर कोई भी सड़क इस प्रकार से जाती है तो यहां इस तरह से वन्य जीवों का आवागमन किसी भी रूप में प्रभावित न हो, न तो इधर से इधर और न ही इधर से इधर। अगर आप इस पर एक पशु ओवरपास बना देते हैं जंगली क्षेत्र जैसा ही, तो पशुओं के हैबिटेट को, उनके आवासीय क्षेत्र को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। और इसीलिए ये ओवरपास रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बारे में सामान्य जानकारी हासिल कर लेते हैं। कहां पर पड़ता है? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। किसके बीच? अरावली पर्वत श्रृंखला और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, जो बाघ अभ्यारण्य है, इसमें कई क्षेत्र पड़ते हैं, जैसे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान इसी का हिस्सा है। इसके अलावा सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, कैला देवी अभ्यारण्य के साथ साथ राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य का एक हिस्सा भी इसी के अंतर्गत आता है, वो इसी के अंतर्गत शामिल है। इसका नाम ऐतिहासिक रणथंभौर किले के नाम पर रणथंभौर पड़ा है। साथ ही रिजर्व के भीतर रणथंभौर जो किला है वो एक महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी स्थापित है। यानी रणथंभौर जो किला है वो एक महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। अब ये आपके सामने एक मैप दिया गया है, राजस्थान का ये मैप है, और ये सवाई माधोपुर में यहां पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व स्थित है। तो इसकी एक स्थिति भी आपने देख ली। साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में स्थित है। इसके अलावा जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वो यहाँ कोटा में स्थित है। और रामगढ़ जो विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यहाँ पर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसके माध्यम से आपको कई चीजें पता लग गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है यहाँ पर। पहला कथन है ओंगे भारत की सबसे आदिम शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक है। कौन सी जनजाति की बात हो रही है? ओंगे की। और ये भारत की सबसे आदिम शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक है, ये बताया गया है। आपके सामने दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह मुख्य रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप पर निवास करती है। आपको क्या बताना है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? चार कथन है, केवल एक, केवल दो, चार ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। यहां पर जो दूसरा कथन दिया गया है ये कथन गलत है। पहला कथन सही है। भारत की सबसे आदिम शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक है ओंगे, और ये पाई कहां जाती है? ये लिटिल निकोबार। इसकी अवस्थिति अभी हम देखेंगे। ग्रेट निकोबार में इसकी अवस्थिति नहीं है। और इस प्रकार से ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। केवल एक इसमें सही ऑप्शन होगा। और ओंगे भारत की सबसे आदिम शिकारी संग्राहक जनजातियों में से एक है। लेकिन ये लिटिल अंडमान में, लिटिल निकोबार में नहीं, लिटिल अंडमान में। अभी शायद आपको लिटिल निकोबार कहा गया था, लिटिल अंडमान में इसकी स्थिति है। विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। लिटिल अंडमान में मुख्य रूप से डुगोंग क्रीक और साउथ बे में निवास करती है। इस प्रकार से कथन दो सही नहीं है। भारत की जो 16वीं जनगणना होने वाली है वर्ष 2026-27, उसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 6 प्रमुख स्वदेशी जनजातियां, जैसे कौन कौन से? ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली, शोम्पेन और निकोबारी की गणना की जाएगी। निकोबारी लोगों को छोड़कर के अन्य सभी विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, यानी
जो विशेष रूप से बेहद कमजोर जनजातीय समूह है, जिनको हम पीवीटीसी के नाम से जानते हैं, उसके रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, निकोबारी लोगों को छोड़ करके। निकोबारी को आप छोड़ दीजिए, बाकी ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा, सेंटिनली और शोम्पेन को पीवीटीसी के रूप में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगर हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है उससे लगभग 700 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और इसके माध्यम से भारत का जो विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जो एक प्रकार से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसमें 3 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पड़ता है, जुड़ जाता है। और इसके कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ साथ एक खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भारत के लिए केवल ज्योग्राफिकल महत्व नहीं है, बल्कि उसके कारण भू रणनीतिक महत्व है, और खनिजों के कारण इसका महत्व विशेष रूप से विशिष्ट हो जाता है। 10 डिग्री चैनल, जो 10 डिग्री चैनल है, वो एक संकरी जल डमरू मध्य है जो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है। और ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये लगभग 10 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। चलिए इसकी लोकेशन एक बार देख लेते हैं। ये भारत है, और यहाँ भारत की मुख्य भूमि से अलग अलग स्थानों से मापेंगे तो अलग अलग आपको इसकी समुद्री मील में दूरी दिखाई देगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ अंडमान में कौन कौन सी द्वीप पड़ते हैं? मुख्य द्वीप नॉर्थ अंडमान है, इसके अलावा ये मिडिल अंडमान है, ये लोअर अंडमान है, यहीं पर पोर्ट ब्लेयर है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, तो लोअर अंडमान में इसकी स्थिति है। और लिटिल अंडमान में जो ओंगे की अभी बात हो रही थी जनजाति की, उसकी अवस्थिति यहाँ पर है, आपसे ग्रेट निकोबार में बता दिया गया था। अब अगर हम निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सबसे उत्तर में कौन सा दिखता है? कार निकोबार दिखता है। इसके बाद छोटे छोटे और आइलैंड है, यहाँ पर लिटिल निकोबार है, और लिटिल अंडमान यहाँ पर है। ग्रेट निकोबार ये वाला आइलैंड है जहां पर इंदिरा पॉइंट, इसका जो दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट के नाम से उसे संबोधित किया जाता है, जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन है। पहला कथन दिया गया है, मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। दूसरा कथन है कि इसकी राज्य सीमा त्रिपुरा, असम और मणिपुर से लगती है। तीसरा कथन है, भारत के अन्य सभी राज्यों की तुलना में मिजोरम में जनजातीय आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। यहां पर जो भी कथन आपके सामने दिए गए हैं सारे कथन बिल्कुल सही है। अभी हम मिजोरम का एक लोकेशन देखेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, और देखेंगे कि वो बांग्लादेश और म्यांमार से उसकी सीमा लगती है, साथ ही त्रिपुरा, असम और मणिपुर से भी उसकी सीमा लगती है। भारत के सभी राज्यों में की तुलना में मिजोरम में जो जनजातीय आबादी का प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है, ये बात बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें, अगर हम इसमें यूनियन टेरिटरीज भी जोड़ दें, केंद्र शासित प्रदेश भी जोड़ दें, तो उसमें कौन सा आ जाएगा? उसमें आ जाएगा हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में जो हमारी जनगणना है वर्ष 2011 की, उसके अनुसार जनजातीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कितना है? 44.8% है। इसको एक बार वेरीफाई भी करिएगा, 94.8 है। और जो मिजोरम में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो 94.4% है। तो राज्यों में मिजोरम ही सबसे आगे है। यहां आप देख सकते हैं मिजोरम की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात है, यहां पर हमने कुछ सामान्य तथ्य दिए हैं। अभी मैप के माध्यम से इनको समझ लेंगे कि सीमा किस प्रकार से भारत के राज्यों से और म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा लगती है मिजोरम की। इसके अलावा कुछ जनजातीय प्रतिशत जो है या जनजातियों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी हासिल कर लेते हैं मिजो समुदाय से जुड़ी हुई। तो मिजो समुदाय जो है उसमें 5 प्रमुख और 11 गौण जनजातियां शामिल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से अवजिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अवजिया कहा जाता है। इन 5 प्रमुख जनजातियों में कौन कौन सी हैं? लुशाई, रालते, हमार, पाइहते, पावी या जिसको पोइक कहा जाता है। ये 5 प्रमुख जनजातियों में आप देख सकते हैं। ये मिजोरम है, और मिजोरम की जो सीमा है इधर म्यांमार से लगती है, और इधर सीमा किससे लग जाती है? बांग्लादेश से लग जाती है। इसके अलावा भारत के त्रिपुरा, असम और मणिपुर से भी इसकी सीमा लगती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। पूरा टॉपिक चर्चा में इसलिए आया है क्योंकि
म्यांमार में जिस प्रकार का संघर्ष चल रहा है, और म्यांमार में आप जानते हैं कई वर्ष पहले तख्तापलट हो चुका है सरकार का, तो वहां पर सैन्य तख्तापलट हुआ था, सैन्य सरकार है। वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही कहां हुई है? मिजोरम में हुई है। पिछले साल आप ये भी जानते हैं कि वर्ष 2023 से लगातार संघर्ष हुआ है मणिपुर में भी, जो दो मुख्य जनजातियों के बीच हुआ है, या आप कह सकते हैं दो मुख्य नृजातीय, जनजाति नहीं कहना चाहिए बल्कि नृजातीय संघर्ष के रूप में उसको परिभाषित करना चाहिए। तो उनके बीच जब संघर्ष हुआ तब भी मिजोरम में काफी संख्या में लोग आए, और बांग्लादेश से भी इन्फ्लक्स हुआ है मिजोरम की तरफ, और इसी के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। तो मिजोरम वर्ष 2021 में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से बढ़ते शरणार्थी संकट का सामना कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मिजोरम का जो प्रमुख मिजो समुदाय है उसका म्यांमार के चिन समुदाय, बांग्लादेश के बोम समुदाय और मणिपुर के कुकी-जो समुदायों से गहरा जातीय, सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है, और ये सारे जोस जातीय समूह का हिस्सा माने जाते हैं। इस साझा पहचान के कारण एकजुटता की भावना उत्पन्न होती है सामान्यतः। विशेषकर म्यांमार से आए शरणार्थियों को मिजो समुदाय ने सहानुभूति और सहयोग प्रदान किया है। तो मिजोरम के कई स्थानों पर, विशेष तौर से 9 जिलों में जो शरणार्थी हैं वहां पर कैंप भी बनाए गए हैं। कहां कहां बनाए गए हैं? जैसे कोलासिब, साइतुवाल, आइजोल, शेरशिप, चंफाई, हनहत्याल, लुंगलई, लोंगलाई और सैया, यहां पर इन्फ्लक्स हुआ है म्यांमार की तरफ से। ये चीन स्टेट पड़ता है म्यांमार का। तो आप देख सकते हैं कि मिजोरम में कई तरफ से म्यांमार की तरफ से शरणार्थी आए हैं। मणिपुर में संघर्ष होने की वजह से भी काफी लोगों का आवागमन हुआ है, और बांग्लादेश के बोम समुदाय की तरफ से भी एक इन्फ्लक्स देखने को मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा कथन है असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे यानी वन हॉर्न राइनो के लिए प्रसिद्ध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या सी सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और नहीं दो। यहां पर जो दोनों कथन है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हम देखेंगे कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, मैप के माध्यम से देखेंगे। और असम का जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। दुनिया भर में वन हॉर्न राइनो की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 80%, लगभग 80% भारत में है, और ये 80% जो भारत में है इसमें से आप 70% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आप ये देख सकते हैं कि काजीरंगा की अवस्थिति यहां पर पड़ती है। वन हॉर्न राइनो के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? जैसे दिहिंग पटकाई एक राष्ट्रीय उद्यान यहां पर है। इसके अलावा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान यहां पर पड़ता है, नामेरी यहां पर पड़ता है, ओरांग यहां पर पड़ता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान यहां पर पड़ता है, रायमोना यहां पर पड़ता है। तो अगर कोई लोकेशन भी आपसे चेक करवाने लगे कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व इनका एक लोकेशन लगाइए या कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, तो आप देखिए अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ चले तो सबसे पहले रायमोना, उसके बाद मानस, उसके बाद ओरांग, उसके बाद नामेरी, काजीरंगा, यहां पर डिब्रू सैखोवा और उसके बाद दिहिंग पटकाई। ये आप लोकेशन इनकी याद कर लीजिएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जाने तो इसका नाम कार्बी शब्द जैसे काजीर ए रंग से लिया गया है, जिसका अर्थ है काजीर का गांव। यह भी माना जाता है कि जो इसका नाम है वो क्षेत्र की एक महिला शासक के नाम पर रखा गया है जिसका नाम कार्बी था। भारतीय गैंडों के लिए विशेष रूप से यह जाना जाता है, और वर्ष 1908 में एक आरक्षित वन के रूप में स्थापित किया गया था। फिर वर्ष 1950 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ। वर्ष 1974 में इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया, और वर्ष 2007 में बाघों की उच्च घनत्व आबादी के कारण इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया 2007 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। 5 बड़े जीवों बिग 5 के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। कौन कौन से? गैंडा, बाघ, हाथी, एशियाई जंगली भैंसा और पूर्वी दलदली हिरण। 5 बिग 5 जाति ये मानी जाती है, जीव ये माने जाते हैं। पूर्वी दलदली हिरणों की लगभग पूरी आबादी यहीं पाई जाती है,
और काजीरंगा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, शरावती नदी के बैकवाटर पर केबल स्टेड पुल सिगंदूर का निर्माण किया गया है। दूसरा कथन है, शरावती नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। और तीसरा कथन है, अपने प्रवाह मार्ग में शरावती नदी जोग जलप्रपात बनाती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर तीनों ही कथन सही दिए गए हैं, क्योंकि हाल ही में शरावती नदी का जो बैक वाटर है, बैक वाटर का मतलब है जब आप किसी नदी पर बांध का निर्माण करते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा जल भराव हो जाता है, उसको हम बैक वाटर के रूप में परिभाषित करते हैं। तो वहीं पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है ताकि कुछ गांवों को आपस में जोड़ा जा सके। वो पहले फेरी का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे के गांव में आने जाने के लिए, इस नदी को पार करने के लिए, बैक वाटर को पार करने के लिए, जिसमें कई नावों के संबंध में दुर्घटनाएं भी हुई है, लोगों की मौत भी हुई है। तो काफी समय से डिमांड थी कि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाए और इस बैक वाटर पर एक केबल स्टेड जो केबलों के माध्यम से टिका हुआ है वो ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम है सिगंदूर। ये कर्नाटक शरावती नदी जो है किस नदी पर बना है? ये शरावती नदी के बैकवाटर पर बना है। शरावती नदी कर्नाटक राज्य में पश्चिम की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, अरब सागर में गिरती है, अपने प्रवाह मार्ग में जोग जलप्रपात बनाती है। ये कथन भी सही है। तो उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। शरावती नदी के बारे में सामान्य तथ्य जानते हैं। शरावती नदी जो है वो बेसिन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिमी घाट में स्थित है। शरावती नदी का जो पूरा बेसिन है, जल प्रवाह मार्ग है या जल प्रवाह क्षेत्र है, उसका एक बड़ा हिस्सा कहां पर पड़ता है? पश्चिमी घाट क्षेत्र में पड़ता है। पश्चिमी घाट से निकलकर ये नदी उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर कन्नड़ जिले के होनावर में अरब सागर में मिल जाती है। लंबाई कितनी है नदी की? 128 किलोमीटर है। और नदी बेसिन यानी जल प्रवाह क्षेत्र कितना है? 2985 वर्ग किलोमीटर जल प्रवाह क्षेत्र है। प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? नंदी होल, हरिद्रवथी, मवीना होल, हिलकुंजी, येने होल, हुरली होल और नागोडी होल। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं शरावती नदी की। यहां पर इसकी लोकेशन देख सकते हैं, कर्नाटक में इस प्रकार से ये अरब सागर में मिल जाती है। और उत्तर पश्चिम की ओर आपको बताया है कि ये बहती हुई कहां पर मिलती है? अरब सागर में मिल जाती है। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चंबल नदी विंध्य पर्वत की उत्तरी ढलानों पर स्थित सिंगार चोरी चोटी से निकलती है। दूसरा कथन है, यह एक वर्षा आधारित नदी है और इसका बेसिन विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं और अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? आपके सामने ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।